और अब उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रदेश में 1 लाख के पार पहुंच गया है कोरोना का आंकड़ा। 1 लाख पार कर चुका है यह आंकड़ा। एक दिन में 128 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है। 2 लोगों की मौत हुई, 128 नए मामले सामने आए हैं। 1 लाख से ज्यादा हो गए, ये कुल केसेस की हम बात कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा हो गई है वो संख्या। और सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन ये है कि 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर उत्तराखंड आना चाहते हैं तो ही एंट्री मिलेगी। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आए तो आपको उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। ये 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस है। अब ये 12 राज्य कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। महाराष्ट्र, जहां से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, केरला, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कुछ और राज्य भी हैं जहां से जो लोग अगर उत्तराखंड आना चाहते हैं घूमने या किसी दूसरे कार्य से, तो सरकारी ये एडवाइजरी है, ये गाइडलाइन है कि आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी, वो भी 72 घंटे पुराने। तभी आपको राज्य की सीमा में प्रवेश मिलेगा। और राज्य की सीमा पर रात से चेकिंग अभियान शुरू। नारसन बॉर्डर, चिड़ियापुर, भगवानपुर, खानपुर जो है सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर चेकिंग होगी और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी उत्तराखंड में। ये बड़ी खबर। राजधानी देहरादून के 4 इलाकों में लॉकडाउन लग गया है। इसमें 4 इलाके जो हैं वो आपको बता देते हैं। सरस्वती सोनी मार्ग, लक्ष्मण चौक क्षेत्र का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ गोलवे कॉटेज, सेंट जॉर्ज स्कूल और बार्लोगंज मसूरी नेहरू कॉलोनी में लॉकडाउन लग गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इन चारों ही इलाकों में जरूरी सामान लेने के लिए परिवार के एक सदस्य को सरकारी मोबाइल वाहन तक जाने की अनुमति है। सरस्वती सोनी लक्ष्मण चौक इलाका पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन लगा दिया गया है इन चारों इलाकों में। और हमारे संवाददाता विनोद खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये चारों इलाकों के बारे में बताइए कि यहां पर कितने केसेस आ रहे थे कि लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन में किस किस तरह की पाबंदियां होंगी इन चारों ही इलाकों में, बताएं। जी राजीव, देखिए लगातार इन क्षेत्रों से कई ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे जिनकी संख्या एक बढ़ती एक चिंता का सबब बनती जा रही थी। और जिला प्रशासन की ओर से अब इन 4 क्षेत्रों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। राजधानी के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र हो या फिर लक्ष्मण चौक, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ ऐसे 4 इलाके हैं जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। और जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हीं को वही संचालित हो सकेंगी और परिवार का एक मेंबर आवश्यक चीज़ें लेने के लिए बाहर आ सकेगा। तो कंप्लीट लॉकडाउन अभी जिला प्रशासन की ओर से कर दिया गया है। और इन क्षेत्रों में लगातार कोरोना केसेस मिल रहे थे और ऐसे में बड़ी संख्या जो कोरोना की मिल रही थी उनको देखते हुए कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर दूसरी ओर राजीव बात करें तो करीब 1 लाख से ज़्यादा संख्या अब उत्तराखंड में हो गई है। अब प्रदेश के साथ साथ में देश के कई राज्यों में अब लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अब सख्ती उत्तराखंड में भी सख्ती, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विनोद, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिन 4 हिस्सों में लॉकडाउन लगाए, जो 4 क्षेत्र हैं, कितनी बड़ी आबादी इन चारों ही हिस्सों में रहती होगी लगभग? जी राजीव, देखिए ये 4 इलाके राजधानी देहरादून के अलग अलग क्षेत्र हैं। लाखों की संख्या इसमें जरूर माना जाए क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से करीब सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज पाए गए हैं। उनके जब टेस्ट हुए हैं तो कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं। एहतियात बरतते हुए और जिस तरह से अब लगातार संख्या में एक बार फिर से उछाल हो रहा है, तो एहतियात जिला प्रशासन की ओर से इन क्षेत्रों को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। और जितनी भी पूर्व में यानी जो भी जब देश में और प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन था तो वही जो नियम थे उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सेवा है, उनको ही छूट दी गई है। और जो परिवार का एक सदस्य होगा आवश्यक चीजें लेने के लिए सिर्फ उसी को छूट दी। ठीक है, परिवार के एक सदस्य को छूट दी गई। लॉकडाउन है पूरे इन 4 क्षेत्रों में, लेकिन अब बड़ी संख्या में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इस वजह से ये एहतियाती कदम उठाया गया है। राजीव जी, विनोद आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं। तो एहतियाती कदम उठा दिए गए। देहरादून में 4 हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया, कंप्लीट लॉकडाउन।
देश भर में कोरोना के नए आंकड़े सामने आ गए हैं, वो भी आपको जल्दी से एक बार बता देते हैं। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ा है। जो नए आंकड़े सामने आए वो आपको बता देते हैं। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा केसेस आए। 53,000 से ज्यादा केसेस 24 घंटे में, जबकि 354 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा ज्यादा डराता है। 300 से ज्यादा लोगों की, 350 से ज्यादा लोगों की एक्चुअली मौत हो गई 24 घंटे में। 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, ठीक होकर घरों को लौटे हैं। तो रिकवरी रेट भी अच्छा है। देश में कोरोना का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 50,000 से ज्यादा केसेस, 53,000 से ज्यादा केसेस इस बार आए। 24 घंटों का आंकड़ा। और जिन राज्यों से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उन राज्यों से आने वाले लोगों पर कई तरह के जो उनके लिए गाइडलाइंस हैं। मसलन नेगेटिव रिपोर्ट लेकर उनको आना होगा अगर वो उत्तराखंड आना चाहते हैं तो। रुद्रपुर में कोरोना की वजह से एक महिला मरीज की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि महिला की उम्र करीब 70 साल थी। वो हफ्ते भर पहले ही पंजाब से वापस अपने घर लौटी थी। घर लौटने के बाद महिला के सीने में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, एडमिट करवाया गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ रोज पहले पंजाब से लौटी थी और सीने में दर्द की शिकायत, उसके बाद कोविड पॉजिटिव मिली, लेकिन कर्मचारियों ने तो अंतिम संस्कार कर दिया था। रुद्रपुर की खबर है। तारीख को मेडिसिटी में इसका RT-PCR पॉजिटिव आया, जहां से डॉक्टर भरत ने इनको हमारे JLN चिकित्सालय को रेफर किया था। 25 तारीख के रात के 9:15 बजे हमारे यहाँ भर्ती हो गई थी, जिसमें इसका SpO2 लेवल कम था और इसको मैनेजमेंट किया गया। लेकिन कल रात अचानक ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद करीब 7:30 बजे शाम को इसने अपने अंतिम सांस ली और यहाँ डेथ हो गई। तो हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही कोरोना का बम फूटा है और हरिपुरा कला में गीता कुटीर आश्रम में एक साथ 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कुटीर आश्रम को एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की बात कही है। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध ये सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सल्ट में होने जा रहा है उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, जिससे साफ लग रहा है कि इस बार की टक्कर कांटे की होने वाली है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सल्ट उपचुनाव की सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर दिया है। महेश जीना को उम्मीद है कि सल्ट की जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न है। बीजेपी ने महेश जीना को टिकट देकर सहानुभूति का दांव खेला है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयानों में भी साफ झलक रही है। विपरीत परिस्थितियों में सल्ट का जो चुनाव है वो हो रहा है। विदित है कि हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय होनहार विधायक जिस प्रकार से उनका कोरोना के कारण डेथ हुई है, ऐसी परिस्थितियों में यहाँ का चुनाव संपन्न होना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत दुख भरी व्यवस्था है। लोग इस चीज़ को लेकर मन में अंदर ही अंदर जीना जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है, तो इस रूप में है कि एक बड़ी जीत के साथ सल्ट विधानसभा को और उसको जिताकर भेजा जाए। कांग्रेस की तरफ से सल्ट में गंगा पंचोली मैदान में है। गंगा पंचोली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है। जो हमारी इनकम के साधन थे
और विद्यालयों में हमारे टीचर नहीं हैं। स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं। मैं तो 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास पैसा हो सकता है लेकिन लोग नहीं हो सकते। और मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ। मेरे साथ मेरी क्षेत्र की जनता है, मतदाता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। भाजपा की कोशिश है कि सल्ट सीट पर फिर से काबिज हुआ जाए, मगर सत्ताधारी पार्टी के लिए सल्ट उपचुनाव चुनौती भरा माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस भी इस सीट पर अच्छा खासा दमखम रखती है। पिछले चुनाव में गंगा पंचोली ने भाजपा को टक्कर दी थी और वो सिर्फ 3000 वोटों के अंतर से हारी थी। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट के साथ देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भिकियासैंण तहसील में नामांकन कराने के बाद स्यालदे के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया गया, उसका आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान महेश जीना ने जनता को संबोधित भी किया। और अब हमारे संवाददाता विनोद का रुख करते हैं, जो खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, दोनों ही पार्टियां दमखम लगा रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग किस तरह की चल रही है? जी राजीव, देखिए अब उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और जिसकी शुरुआत अब सल्ट विधानसभा उपचुनाव से होने जा रही है। राज्य में अब ये उपचुनाव हो रहा है और उसके चलते जो दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी जीत की दमखम कोशिश में है। भाजपा और या फिर कांग्रेस हो, अपनी जीत दर्ज कराने की जरूर फिराक में है। और ऐसे में भाजपा से जो प्रत्याशी हैं महेश जीना, जो पूर्व विधायक, दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, उनको प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। तो वहीं मैदान में कांग्रेस से गंगा पंचोली को मैदान में उतारा गया है। तो दोनों की जो कड़ा मुकाबला होने वाला है, तो दिलचस्प तो बहुत है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आखिरकार किस तरीके की अब ये लड़ाई रहने वाली है। लेकिन दोनों ही भाजपा और कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस की तरफ से अब स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तमाम ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका भी शेड्यूल आज से तैयार किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो इस मैदान में सल्ट उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उनके लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं भाजपा भी पूर्ण रूप से इस दोनों ही पार्टियां बताने की तैयार हैं, को लेकर कैंपेनिंग की जा रही है। दूसरी तरफ स्टार कैंपेनर कांग्रेस की तरफ से कौन कौन होगा वो तैयार किया जा रहा है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के, क्योंकि कल से शुरुआत हो रही है महाकुंभ की और आज रात तक अधूरे काम पूरे करने की डेडलाइन है। रात 12 बजे से एसओपी जो जारी की गई है वो लागू हो जाएगी। ऐसे में बैरागी कैंप क्षेत्र में अखाड़ों के लिए अभी तक पानी, बिजली, अस्थायी तौर पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी अखाड़े, 2 उदासीन अखाड़े, 1 निर्मल अखाड़ा परिषद का हिस्सा है, शामिल है उसमें। लेकिन सन्यासी अखाड़ों को छोड़ दिया जाए तो सभी अखाड़े नाराज हैं। हरिद्वार आने से पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, इससे भी कुछ संत नाराज हैं। लेकिन पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले साधु संतों की नाराजगी ही की बात कर लेते हैं। कितने अखाड़े हैं जो नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी के पीछे की वजह बताइए। राजीव, देखिए कुल 13 अखाड़े हैं जो हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान करते हैं और शाही अंदाज में इन सभी अखाड़ों को सभी तरह से व्यवस्थाएं भी प्रशासन करके देता है। लेकिन सन्यासी अखाड़ों को छोड़ दें, सन्यासी ये 7 अखाड़े हैं, वो 7 के 7 अखाड़े सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जमीनें हैं यहाँ पर और वो अपनी जमीनों में ही उन्होंने सभी जो तमाम नागे बाबा और तमाम जो संत अलग अलग जगह से आए हैं उनके लिए व्यवस्था कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बैरागी अखाड़े हैं उनके 3 अखाड़े होते हैं, उसके साथ साथ ही 946 जो खालसे हैं वो होते हैं। खालसों का मतलब होता है अलग अलग जो प्रदेशों से लोग आते हैं, उनके जो एक महामंडलेश्वर के तौर पर खालसे बोले जाते हैं वो होते हैं। तो उनके साथ साथ कई हजार की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, वो हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं। होली के बाद से उनका सिलसिला शुरू हो गया है और आज भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली से वो अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों से ये लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
सवाल ये आज पंकज, सवाल ये है, डेडलाइन आज है, आज तक तो ये चीजें पूरी हो जानी चाहिए थी, आखिरी दिन तक क्यों लेकर गए इन सारी चीजों को? मेला अधिकारी वहां डटे हुए, एक ऐसा अधिकारी कोई नहीं है कि जो वहां ना गया हो, मुख्य सचिव से लेकर तमाम लोग वहां पर गए हैं। तो क्या सभी ने इन समस्याओं को नजरअंदाज किया है या कार्य वहां पर चल रहा है जो पूरा हो सकता है आज शाम तक? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा कि काम आज शाम तक पूरा हो जाए राजीव, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है और जो पाइपलाइन डाली जा रही है उनके लिए खुदाई चल रही है, जो अस्थायी तौर के शौचालय बन रहे हैं उनके लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं और लाइटिंग के लिए पोल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा काम, लेकिन क्योंकि मेला प्रशासन का ये कहना है कि जो बैरागी अखाड़े हैं उनके लिए पहले टेंटों की व्यवस्था नहीं की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बनने के बाद ये ऐलान हुआ कि सभी के लिए व्यवस्था की जाए, तो बैरागी कैंप एरिया में उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये पहले से ही, क्योंकि पहले से ही तय था कि अब कुंभ में तमाम लोग आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था करनी होगी, प्रशासन को करनी ही होगी। तो जो लाइटों की व्यवस्था है, अस्थायी के शौचालय है, पानी की व्यवस्था उनके लिए कर देनी चाहिए थी पहले। पंकज, आप नजर बनाए रखें, आप बनाए रखें नजर, अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी की पाइपलाइन अब बिछ रहे हैं, बिजली है नहीं, खंभे अब लगाए जा रहे हैं, शौचालयों के लिए गड्ढे अब खोदे जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ पिछले एक साल में इस कुंभ के लिए, क्योंकि कुंभ का नाम बहुत हुआ, कुंभ के लिए काम किए जा रहे हैं, ये बातें भी बहुत हुई, लेकिन डेडलाइन आ गई है, लेकिन कार्य अधूरे पड़े हैं। क्यों? सवाल का जवाब देना होगा जिम्मेदारों को। आगे बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में ग्राम बाकेडा में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये बरकिंडा के जंगल है और गांव तक पहुंच गई जंगलों की आग। आग में जलने से 3 भैंसों की मौत भी हो गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। बरकिंडा में आग लग चुकी है। ये बरकिंडा की जंगलों की तस्वीरें हैं, जंगल जल रहे हैं। प्रकृति से प्रेम करने वालों के दिल भी जल रहे होंगे इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन हैरत होती है कि वन विभाग जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसका मुख्य काम ही यही है, वो अपने मुख्य काम का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो वन विभाग कार्य क्या कर रहा है? क्या वन विभाग अपनी आंखों के सामने जंगलों को, वन प्रजाति, जितने भी वन्य जीव वहां पर है, सबको जलता हुआ देख रहा है? और कब तक जलता हुआ देखेगा? ये सल्ट विधानसभा का हिस्सा है। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला। ये युवती बताया जा रहा है कि पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई हुई थी और देर शाम जब लौटी नहीं तो परिवार में दहशत का माहौल। और सुबह गांव के पास खेत में युवती का शव मिला है। अब परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। अगले महीने युवती की शादी होने वाली थी और उसका शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पौड़ी के दौरे पर और शाम को 5 बजे पौड़ी पहुंचेंगे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और कल त्वाली झील के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे।